नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों को यूपी पीसीएसजे के 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके लीगल करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ पर, तो उसके कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज देखते हैं क्या प्रश्न हैं। इसके बारे में आपकी क्लास हो चुकी है और आप प्ले लिस्ट में ठीक है जा कर के देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में यूएनओ से रिलेटेड सारी क्लासेज आपकी मौजूद हैं। सारी आर्टिकल वाइज आपका पूरा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, उससे बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब हुआ? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब हुआ? 10 जनवरी कॉमन है, 1946, 45, 47, 48, चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला सत्र कब हुआ? तो आप सीधा इसको जानिए, सीधा है भी। 10 जनवरी 1946 को हुआ और पहला सत्र लंदन में हुआ। पहला सत्र लंदन में हुआ। अब तो जो है आपके न्यूयॉर्क में परमानेंट व्यवस्था है, न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है। और ये हुआ था मेथडिस्ट हॉल, मेथडिस्ट हॉल, ठीक है। यहीं पर इसका पहला सम्मेलन, पहला सत्र आयोजित किया गया था। अब आप लगातार देखते हैं ये न्यूयॉर्क, यहाँ इसका मुख्यालय बना हुआ है और न्यूयॉर्क में ऐसी व्यवस्था है, अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ है, तो दूसरी जगह सत्र का कोई बात ही नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखे रहिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का वैधानिक कार्य का निष्पादन कौन सा अंग करता है? तो जब आप चार्टर पढ़ेंगे तो चार्टर पढ़ते समय आप देखेंगे कि महासभा 6 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। महासभा के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है और आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो भी और अंग हैं, यानी कि आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो भी और अंग हैं उनके बारे में, उनके प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श, संस्तुति, सिफारिश, सब कुछ यहीं पर वो करता है। और बात आई विधायनी अंग, तो यही है महासभा, ठीक है। उत्तर हमारा मिल गया। न न्यासिता परिषद है, ये किसी स्थान के न्यास से संबंधित है। अगर कुछ दिनों के लिए सुरक्षा परिषद उससे अपने अधिग्रहण में लेती है, सुरक्षा परिषद सुरक्षा के लिए है, ठीक है। आर्थिक सामाजिक परिषद सोशल डेवलपमेंट के लिए है, तो महासभा ही कार्य करती है। आर्टिकल 10 आप देखेंगे तो आर्टिकल 10 में उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है। वैधानिक कार्य शब्द तो लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव वर्क्स तो होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखे रहिएगा, इसे कोई विधि बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, उन पर ये विधि नहीं बना सकता है, ठीक। लेकिन विधिक सिफारिशें दे सकता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस विश्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस की जिसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पर आधारित है? 90, 91, 92, 102 ये आर्टिकल नंबर लिखे हुए हैं, तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 90 में लिखा हुआ है, ठीक है, न्यासिता परिषद अपनी प्रक्रिया की नियम स्वयं बनाएगा, तो 90 तो फिर नहीं होगा। 91 में लिखा हुआ है न्यासिता परिषद जब समुचित हो, यानी कि ये भी न्यासिता परिषद से है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 92 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग होगा, ये बात 92 में बताई गई। यह न्यायालय उपाबद्ध संविधान के अनुसार कार्य करेगा। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर का दूसरा भाग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ही इंस्टीट्यूट है, संविधि है, जो अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान पर आधारित है और इस चार्टर का अभिन्न अंग है, यानी कि ये 92 में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आर्टिकल सीधे पूछा हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन या कोई बात नहीं पूछी हुई है। और हम 102 की बात करें, 102 भी लिखा हुआ है, तो उसको भी देख लें
क्या जो है इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो लिखा हुआ है, यह चार्टर प्रवृत्त होने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य द्वारा की गई प्रत्येक संधि और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय करार को यथासंभव शीघ्र सचिवालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और सचिवालय उसे प्रकाशित करेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 102 है क्या कि कोई देश अगर कोई संधि या करार करते हैं तो ये कहाँ पर रजिस्टर कराएंगे, सचिवालय में, यानी यूएनओ सचिवालय में, ताकि सभी देशों को बता दिया जाए कि इन देशों ने ये संधि की है, ये वैल्यू है। ठीक है, 102 भी अगली बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के प्रश्नों का उद्देश्य है प्रश्न सॉल्व भी करें, सरल कठिन भी समझें, किस एरिया से आ रहा है समझें, और अगला प्रश्न भी देखें जो आने वाला है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर हो गया, किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता है समस्या होनी चाहिए। अगला क्या प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन चार्टर की आर्टिकल फिर पूछा हुआ है, सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य हैं। सदस्यों के बारे में पूछा है कि सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य हैं, आर्टिकल 24, 25, 26, 27। तो जरा इसमें भी देख लेते हैं 24, 25, 26, 27 में क्या लिखा हुआ है, ताकि कोई समस्या ना रह जाए हमारे लिए। ठीक है, तो जब हम 24 में पहुंचते हैं तो लिखा हुआ है, देखिए 24 भी आपका लगातार आता है, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखा है कि प्राथमिक जिम्मेदारी है पीस एंड सिक्योरिटी की। ठीक है, तो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी में आता है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी लिखी हुई है, और आप जानते हैं कि लगातार आने वाला प्रश्न है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी, सुरक्षा परिषद की, लेकिन जो पूछा है वो यहाँ नहीं लिखा है। 25 में लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के विनिश्चयों को स्वीकार करेंगे और पालन के लिए सहमत हैं। यानी हमारा आंसर क्या है, 25 है कि सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने के लिए, ठीक है, बाध्य हैं। 26 में क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए संसार के मानवीय और आर्थिक संसाधनों का शस्त्रीकरण के लिए उपयोग कम से कम हो, ऐसा सुरक्षा परिषद की, यानी शस्त्र वस्त्र जो देशों के पास है उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा सुरक्षा परिषद। 26 में और 27 में लिखा है कि सुरक्षा परिषद अपने प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं बनाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रक्रिया संबंधी नियम बनाना है, तो ना तो ये हुआ ना ही ये हुआ, आर्टिकल 25 ही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगले हिस्से में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो बजट होता है इसका अनुमोदन कौन करता है, महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस महासचिव द्वारा, किसके द्वारा अनुमोदन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट, ये बात पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगर देखते हैं अनुच्छेद 17, ठीक है, इसके लिए अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुच्छेद 17 को देखते हैं। ठीक है, तो महासभा बजट पर विचार करेगी ऐसी बात कही गई है, महासभा बजट पर विचार करेगी ऐसी बात कही गई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बजट का कौन अनुमोदन करेगा, महासभा करेगी। इस बात को आप जाने रहिए, ना तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं करेगी, ना सुरक्षा परिषद, ना यूएन महासचिव, महासभा उसके बजट का अनुमोदन करेगी। सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। अगला है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, 2/3 सदस्य, 3/4 सदस्य, 1/3 सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर प्रश्नों में से है तो उत्तर देखने के लिए हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास पहुंचते हैं। ठीक है, जब वहां पहुंचते हैं तो हमें यह आपका जो परिषद है यह अध्याय 10 अनुच्छेद 61 में मिलता है। ठीक है, अध्याय 10 अनुच्छेद 61 में मिलता है, यानी कि यह क्वेश्चन किस पर आधारित है, चैप्टर 10 आर्टिकल 61। क्या लिखा है कि 54 सदस्य होंगे, इसके कितने सदस्य होंगे,
54 मेंबर्स होंगे, यह बात आप जान लीजिए। और 18 सदस्य प्रति 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। तो इसके 18 सदस्य 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो 18 से अगर भाग दे दें 54 को तो हमारा उत्तर आता है 1/3। 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सारी बातें जो आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरी सीरीज ही आपको मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। आप उसको देखिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। मतलब अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो कुछ इधर उधर से नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है, यह कहाँ उल्लिखित है? हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है, यह कहाँ उल्लिखित है? अब बात आई कहाँ उल्लिखित है, मतलब आपको जानना पड़ेगा। जिनेवा अभिसमय 1951, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूरोपियन काउंसिल ऑन रिफ्यूजीज एंड एग्जाइल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बहुत सिंपल जान लीजिए, राष्ट्रीयता का अधिकार भी एक मानव अधिकार है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में आता है। लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर वर्ष यहाँ से आता रहता है, और जनरल नॉलेज में भी आपको उसे याद रखना चाहिए। तो आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट, कितना सिंपल प्रश्न पूछा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, इधर उधर नहीं उलझना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि का अनुच्छेद कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 38, 35, 36 या 34, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम स्टैट्यूट देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट का स्टैट्यूट अगर हम देखते हैं तो हमें आर्टिकल 38 में क्या मिलता है, 38 में क्या मिलता है? 38 में मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कार्य विवादों का उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार विनिश्चित करेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार विनिश्चित करेगा, ठीक है। और उसके लिए जो साधारणतया या विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, राज्यों ने मान्यता दी है, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां हैं, साधारण सिद्धांत हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, समानुषंगी साधन हैं, विधिवेत्ताओं की उक्तियां हैं, वहाँ सब से जो है, वहाँ सबसे क्या करेगा, ठीक है, के अनुसार सॉल्व करेगा समस्या, ठीक। 35 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। 35 क्या कहता है, ठीक है। 35 कहता है कि न्यायालय में राज्य जा सकेंगे जो इस संविधान के पक्षकार हैं, यानी कि इस न्यायालय में पक्षकार कौन बन सकते हैं? तो 35 कहता है न्यायालय के पक्षकार के बारे में, ठीक है। 36 क्या कहता है, 36 भी देख लेते हैं। 36 कहता है न्यायालय की अधिकारिता ऐसे सभी मामलों पर है जो पक्षकार द्वारा निर्देशित किए जाएं, यानी 36 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। 34 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। 34 क्या कहता है, इस बात को भी देख लेते हैं। 34 कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष मामलों में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकेंगे, ठीक है। यहाँ भी न्यायालय के पक्षकार हैं, जिसमें बताया गया केवल राज्य ही पक्षकार हो सकेंगे, ठीक है। यानी कि वे राज्य जा सकेंगे जो इस स्टैट्यूट के पक्षकार हैं, ये 36 में बताया गया है। 35 में, तो 34 में बताया गया है कि केवल राज्य पक्षकार हो सकेंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का कहाँ पर उल्लेख है? अनुच्छेद 38 में, कि जो विनिश्चय करना है किसके अनुसार, ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ कह सकते हैं हम लोग 38 में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 38 होगा। सिंपल है, सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, आज ऑप्शन बना करके एक साथ लिख दिए गए हैं, समझना आपको है सिंपली, ठीक है। अगले प्रश्न के रूप में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य, ठीक है, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होंगे
कितने प्रतिनिधि उनके होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। अब बात आई, ये बात लिखा कहाँ है? लिखा कहाँ है? अब इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप जब जाएंगे सुरक्षा परिषद के गठन में और उसके कितने कितने जो है प्रतिनिधि होंगे, तो आप आर्टिकल, ठीक है, 23 का 3rd क्लास जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कितने होंगे? 1 होंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा? 1 होंगे। आर्टिकल 23 के 3rd क्लास में लिखा हुआ है। इस बात को आपको जानना है। कितना सिंपल। अब इससे सरल प्रश्न क्या लेंगे? वहीं एक और प्रश्न भी आता है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस बात पर भी कर लें, ठीक है। क्या प्रश्न आता है? जो महासभा है, अगर यहाँ पर महासभा लिख दिया जाए, महासभा, ठीक है, तो महासभा के कितने हैं? जनरल असेंबली में 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और ये बात लिखी है आर्टिकल 9 में। तो यह भी आप एक्स्ट्रा में जान लीजिए। मैं भी अगली बार जो है आपके जनरल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में पूछ ले। इस बार सिक्योरिटी 2 पूछा भी है, फिर से पूछ लेगा। ये भी पूछा हुआ है, फिर से पूछा है, ठीक है। सिंपल आप जानिए। अगली बात है, हम विखंडित विश्व हैं, हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जो कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटरेस, मिशेल बेचलेट। अगर हम ऐसे प्रश्न पर विचार करें तो हमें ये समझ में आता है कि ऐसे स्टेटमेंट या तो बहुत फेमस स्टेटमेंट हों, इस पर तमाम तरीके की बातें हमें बताई जा रही हों। तो किसने कहा है? सेबनी ने कहा, सामंड ने कहा, संत थॉमस ऑगस्टीन ने कहा, इस टाइप से हो। या करंट में ये चर्चित होगा। करंट में जब चर्चित हम देखेंगे तो इसमें से कोई ऐसे फेमस तो है नहीं। अगर हम करंट में देखेंगे तो एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, यही आंसर है। यानी कि कोफी अन्नान नहीं, बान की मून नहीं, मिशेल बेचलेट नहीं, एंटोनियो गुटरेस। 2018 का पेपर है, आप समझ रहे होंगे मैंने करंट क्यों कहा। सिंपल क्वेश्चन। यानी कि थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और यही तरीका होता है कहाँ से प्रश्न पूछते हैं इस बात को समझने का। इसीलिए मैंने बताया कि आपके इंटरनेशनल लॉ की पूरी सीरीज पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट आप उठा करके वहाँ से सर्च करके चैनल में जा करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर से ना आया है, ना ही आएगा। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ का मैटर मार्केट में कितना कम है आप भी जानते हैं, कौन कितना पढ़ाता है यह बात भी आप जानते हैं, ठीक है। तो उस बात को समझिए, लाभ आपका होना है, ठीक है। अगले अभी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप और इन सब से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके बचे हुए हैं, क्योंकि समसामयिकी रिलेटेड भी पूछता है। तो उन क्वेश्चनों के साथ हम अगले वीडियो में रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।